प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर जिन एकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में। कल मैंने आपको बताया था सहकारी संगठन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सहकारी संगठन क्या होता है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सहकारी संगठन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज का अपना जो प्रमुख टॉपिक है वो है सहकारी संगठन के गुण या लाभ व सीमाएं। सहकारी संगठन के गुण, लाभ व सीमाएं, यानी कौन कौन से गुण होते हैं, सहकारी संगठन के कौन कौन से लाभ होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि सहकारी संगठन जो है एक समिति है। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार सहकारी संगठन एक समिति है जो सहकारी सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो व्यक्तियों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करती है। ये सहकारी संगठन होता है। इसके अलावा सहकारी संगठन जो है एक समान उद्देश्य के लिए, साझा उद्देश्य के लिए सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 इस पे लागू होता है। कम से कम 10 बालिग सदस्य मिलकर के इसकी स्थापना कर सकते हैं। सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की राशि तक सीमित होता है। इसमें निरंतरता पाई जाती है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र पर आधारित होती है, सेवा भावना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अन्य सभी प्रकार के जो संगठन होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो सेवा भावना होता है। निरंतरता इसके अंतर्गत पाई जाती है। किसी भी सदस्य के दिवालिया, मृत्यु, पागल होने पर समाप्त नहीं होती है सहकारी समिति। स्वैच्छिक संगठन होता है व्यक्तियों का, कमजोर व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है। खुली सदस्यता होती है इसमें, जब चाहे इसके सदस्य बन सकते हैं, जब चाहे इसके सदस्य हट सकते हैं। स्वैच्छिक सदस्यता कमजोर व्यक्तियों का संगठन होता है। उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उनके शोषण से बचने के लिए तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो ये होता है सहकारी संगठन। आज हम पढ़ेंगे सहकारी संगठन के गुण या लाभ। तो पहले आता है सहकारी संगठन के गुण। सहकारी संगठन के गुण ये हम लोग पढ़ेंगे। सहकारी संगठन के गुण, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसका वो है वोट की समानता। वोट की समानता सहकारी संगठन का पहला जो गुण होता है वो है वोट की समानता। सहकारी संगठन के अंदर सभी व्यक्तियों को मत देने का समान अधिकार होता है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी व्यक्तियों को मत देने का समान अधिकार होता है। एक व्यक्ति के पास कितने भी अंश क्यों न हो,
उसे भी एक ही वोट देने का अधिकार होता है। जिसके पास ज्यादा अंश होते हैं उसे भी एक ही मत देने का अधिकार होता है। जिसके पास एक अंश होता है उसको भी एक ही मत देने का अधिकार होता है। अर्थात सहकारी संगठन में एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से सहकारी संगठन जो होता है इसमें वोट की समानता होती है, सभी व्यक्तियों को एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास कितने भी अंश क्यों न हो। दूसरा जो है वो है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दायित्व दो प्रकार के होते हैं, एक सीमित दायित्व है और दूसरा होता है असीमित दायित्व। दो प्रकार के होते हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीमित दायित्व है जिसमें जिम्मेदारियां कम होती है, इसमें जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। सीमित दायित्व वह होता है व्यवसायिक दायित्व को चुकाने के लिए। जो व्यवसाय के जो लेनदार होते हैं, व्यवसाय के जो दायित्व होते हैं उनको चुकाने के लिए अगर व्यवसायिक संपत्ति या परिसंपत्तियां कम पड़ जाती हैं तो भी निजी संपत्ति जो होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। यानी दायित्व को चुकाने के लिए केवल व्यवसायिक संपत्तियों का ही प्रयोग किया जाता है, निजी संपत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे में दायित्व में व्यवसायिक परिसंपत्तियों के साथ साथ निजी संपत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें निजी संपत्तियां सेफ रहती हैं, इसमें निजी संपत्तियां सेफ नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार से सहकारी संगठन जो होता है उसका दायित्व सीमित होता है। इस प्रकार से इसमें जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की जो राशि होती है वहां तक इसका दायित्व सीमित होता है। निजी संपत्तियां जो होती हैं वह इसकी बिल्कुल सेफ रहती है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। तीसरा होता है इसका स्थायित्व। स्थायित्व, निश्चितता भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, निरंतरता भी इसको बोल सकते हैं। सहकारी संगठन जो होता है एकल स्वामित्व व्यवसाय तथा साझेदारी व्यवसाय की तरह उसमें अनिश्चित नहीं होता, समाप्त नहीं होता। सहकारी संगठन में आप जानते हो कम से कम 10 सदस्य होते हैं और अधिक सदस्य होते हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं होता। लाखों की संख्या में इसके सदस्य होते हैं। अगर किसी भी सदस्य की मृत्यु, दिवालिया या पागल हो जाता है तो इसके संचालन पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, निरंतर रूप से उसी प्रकार से चलता रहता है, क्योंकि एक सदस्य के मर जाने पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। इस प्रकार से किसी भी सदस्य के दिवालिया, पागल या मृत्यु हो जाने पे इसके संचालन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक होता है मितव्ययी प्रचालन। मितव्ययी प्रचालन सहकारी संगठन जो होता है इसका जो संचालन होता है वो मितव्ययी होता है, कम खर्चीला होता है। इसको चलाने के लिए ज्यादा व्यय नहीं होता, ज्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि सहकारी समिति होती है इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही कम वेतन होता है उनका, या अवैतनिक भी होते हैं कई। इस प्रकार से सहकारी समिति का जो संचालन होता है वो मितव्ययी होता है, कम खर्च होता है, उसमें काम निकल जाता है। उसके बाद में एक और होता है सरकारी सहायता। सरकारी सहायता, सरकारी सहायता
सहकारी समिति जो है उसका एक और लाभ है, सरकार की तरफ से भी इसको अनुदान मिलता है, सरकार की तरफ से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अपने सहकारी संस्थाओं को चलाने का दायित्व सरकार भी निभाती है। भारतीय सहकारी समिति जो होती है, राज्य सहकारी बैंक होते हैं, शीर्ष सहकारी बैंक होते हैं, या सहकारी समितियां जो हमारे देश के अंतर्गत होती हैं, उनको चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकारें भी लेती है और समय समय के ऊपर वो भी इनको वित्तीय सहायताएं प्रदान करती हैं, जिसके इसके चलाने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती है। स्थापना करना सरल होता है। सहकारी समितियों की स्थापना करना सरल है। भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 द्वारा ये शासित होती है। जैसा कि आप लोग जानते हो, भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 द्वारा शासित होती हैं और कम से कम 10 बालिग सदस्य मिलकर के इसकी स्थापना कर सकते हैं। 10 बालिग सदस्य मिलकर के इसकी स्थापना कर सकते हैं। इसका पंजीयन समामेलन हो जाने पर इसकी स्थापना हो जाती है, स्वतंत्र इकाई के रूप में विद्यमान हो जाती है। बाकी इसके लिए अनेक प्रकार की जो वैधानिक औपचारिकताएं होती हैं वो ज्यादा नहीं होती, कम ही होती हैं। इस प्रकार से इसकी जो स्थापना करना है वो सरल होता है। तो इस प्रकार से यह सहकारी संगठन जो है, इसके गुण, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं सहकारी संगठन की सीमाएं। दूसरा आता है सहकारी संगठन की सीमाएं। सहकारी संगठन की सीमाएं, सहकारी संगठन की जो सीमाएं होती हैं उसे निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा देखा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं सीमित संसाधन। सीमित संसाधन, सहकारी संगठन जो होता है उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। अधिकतर इनके अंदर जो पूंजी होती है वो इसके सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही कलेक्ट की जाती है, उनके द्वारा ही लगाई जाती है। तो इसके अंदर जो अंश वगैरह जो होते हैं उसके द्वारा ही होते हैं। अन्य जो संगठन होते हैं जैसे कंपनियां वगैरह जो होती हैं उसकी तुलना में इसके पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, कम होते हैं। इसके पास साधन जो होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। उसके बाद में अकुशल प्रबंध। अकुशल प्रबंध, सहकारी संगठन जो है उसकी एक और जो सीमाएं जो देखने को मिलती है इसमें आता है अकुशल प्रबंध जो होता है, या असक्षम प्रबंध भी हम लोग बोल सकते हैं। अकुशल प्रबंध, सहकारी संगठन का जो प्रबंध होता है वो सही प्रकार से नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो कार्य करते हैं वो कम वेतन वाले व्यक्ति काम करते हैं, अकुशल व्यक्ति काम करते हैं, या अवेतनिक कर्मचारी इसके अंतर्गत होते हैं जिनका पेमेंट बहुत ही कम होता है। इस प्रकार से कम पेमेंट के ऊपर अधिक कुशल, योग्य, दक्ष, प्रशिक्षित या ट्रेंड जो व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, उनको नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अकुशल कर्मचारी जो होते हैं, योग्य नहीं होते, दक्ष नहीं होते, तो उनके द्वारा किए जाने वाला जो कार्य होता है वो भी सही प्रकार से नहीं हो पाता। इस प्रकार से इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है वो अकुशल ट्रेंड व्यक्ति नहीं होते, उनके द्वारा नहीं होता, इसमें ट्रेंड व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसकी तुलना में इसका जो प्रबंध होता है वो अच्छा नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से सहकारी संगठन जो होता है इसका जो प्रबंध होता है वो भी अकुशल होता है, सही नहीं होता, अच्छी प्रबंध व्यवस्था इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद में गोपनीयता का अभाव। सहकारी संगठन की एक और जो समस्या आती है वो गोपनीयता का अभाव है।
सभी जो बातें होती है उनकी खुली होती है, इसकी मीटिंग वगैरह जो होती है सभी प्रकार से ओपन होती हैं, और कई प्रकार की जो स्थिति वगैरह जो होती है, कई प्रकार की जो इसकी योजनाएं वगैरह जो आती हैं उनका खुले में प्रकाशन भी होता है। इस प्रकार से अन्य जो व्यवसाय है, एक स्वामित्व व्यवसाय है, हिंदू परिवार व्यवसाय है या साझेदारी व्यवसाय है, उसकी तुलना में इसमें गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। सीक्रेट नहीं होता, सभी प्रकार की जो बातें होती हैं सीक्रेट जो होती हैं, गोपनीय जो होती हैं, उसके संस्था को लाभ मिलता है। कई बार अगर कंडीशन अच्छी नहीं होती और बातें गोपनीय रहती हैं तो लोग फिर भी उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से गोपनीयता किसमें कमी पाई जाती है। बाद में है सरकारी हस्तक्षेप। एक और इसके अंदर जो कमी देखने को मिलती है वो सब सरकार इसके बीच में हस्तक्षेप करती है। सरकार जो है इस प्रकार की जो समितियां वगैरह होती हैं वो सरकार के नियंत्रण या देखरेख में चलाई जाती हैं। सरकार भी कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन सरकार जो है इसके लिए जैसे बही खाते रखना है, उनकी जांच करवाना है या उनकी ऑडिट करवानी है, उनका एक्शन करना है या अपने अधिकारियों वगैरह जो इनकी जांच करवानी है, इस प्रकार से समय समय के ऊपर जो सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा भी इसमें हस्तक्षेप देखने को मिलता है। सरकार जो है इस पे अंकुश लगाती है, इसके ऊपर नियंत्रण करती है। तो इस प्रकार से बार बार सरकारी हस्तक्षेप होने का या सरकारी नियंत्रण होने के कारण भी और इसके संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से यह एक आता विचारों में मतभेद कई बार देखने को मिलता है कि सहकारी संगठन जो है इसमें काम करने वाले अनेक प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं, इससे संबंधित व्यक्ति जो इससे जुड़े होते हैं, उनके विचारों में कई बार कई प्रकार के मतभेद होते हैं, जिससे इसमें सही प्रकार से संचालन नहीं होता। सभी प्रकार के लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं उसमें देरी होती है। और आजकल ये भी देखने को आता है कि सहकारी संस्थाएं जो हमारे देश में कई प्रकार के जो गरीब किसान हैं हमारे यहाँ, उनकी जो सहायता करती है, उन्हें समय समय के ऊपर ऋण देती है। लेकिन इसकी समस्याएं ये होती हैं कि लोग जो होते हैं जो भी ऋण लेते हैं अपनी सहायता उनको मिलती है, वो सहायता लेने के बाद में वापस जो सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं वो वापस जमा नहीं करवाते हैं। इस प्रकार से सहकारी समितियां जो होती हैं उनकी आर्थिक कंडीशन जो होती है वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। अगर दो योजनाओं में देखा, पहले वसुंधरा सरकार ने किसानों की 50-50 हजार रुपए माफ कर दी, उसके बाद में गहलोत सरकार आई, उन्होंने भी किसानों के 50-50 हजार रुपए माफ कर दिए। ऐसी स्थिति में सहकारी समितियां के पास इतने जो लोगों के जो रुपए माफ किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनकी जो कंडीशन है वो कमजोर हो जाएगी। आर्थिक इकोनॉमी जो इनकी है वो सब कमजोर हो जाएगी, जिससे इसका संचालन जो होता है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से सरकारें क्या करती हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए और ये सहकारी समितियां होती हैं इनको भी दांव पे लगा देती हैं। इस प्रकार से सही प्रकार से इनका संचालन नहीं होता। इसलिए राजनीतिक तरीके से जो इसका राजनीतिकरण होता है उसके ऊपर भी इसको अंकुश लगाना चाहिए ताकि इसका संचालन सही प्रकार से किया जा सके। इस प्रकार से आज हमने सहकारी समितियों के जो लाभ हैं, गुण हैं, सीमाएं हैं, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। सहकारी समितियों कल हम जो पढ़ेंगे, राज्य में अनेक प्रकार की जो सहकारी समितियां हैं उनका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। अनेक प्रकार की सहकारी समितियां हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सहकारी समितियों में जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति है, उत्पादन सहकारी समिति है, विपणन सहकारी समिति है, किसान सहकारी समितियां हैं, ऋण सहकारी समितियां हैं या आवास सहकारी समितियां हैं। अनेक प्रकार की सहकारी समितियां हैं जो चलाई जा रही हैं, लोगों को फायदा पहुंचाता है, लोगों इनसे बहुत सा लाभ होता है। इनके बारे में कल हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए
सभी बच्चों को धन्यवाद।